नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देश में पहली बार 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कुल 4,01,993 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 3,523 लोगों की मौत हो गई है। तो 24 घंटे में कोरोना के केसेस का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। जो नए मामले हैं वो 4 लाख को पार कर गए हैं। 3,523 की मौत हुई है कोरोना की वजह से। 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े, बड़ी खबर, 4 लाख को पार कर गए। रंजीता बातचीत करने के लिए हमारे साथ। रंजीता, संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और अब यह आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। निश्चित तौर पर अनुपम, चिंताजनक आंकड़ा है। कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जो कोशिशें हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपने गाइडलाइन जो है वो जारी कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन को लेकर क्या नियम रहेंगे। और अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है अनुपम वो है ऑक्सीजन लेवल का, अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो आप हॉस्पिटलाइज हो। और तमाम गाइडलाइन के बावजूद भी लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि वो बाहर निकले तो मास्क में रहें। लेकिन तमाम बंदोबस्त के बाद भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है अनुपम कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमितों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए भी चिंता का सबब है। अनुपम, आज से तीसरे फेज के वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन कोशिश ये सरकार की है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है उसमें रफ्तार हो, लगातार वैक्सीन ले, ताकि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें कुछ कमी आ सके। बिल्कुल रंजिता, लेकिन सवाल यहां पर यह कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये 4 लाख को पार हो गई है, ऐसे में क्या अब कुछ और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत नहीं है? अनुपम, देखिए, अभी जो भारत में अलग अलग स्ट्रेन है उसको लेकर अलग अलग गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए जा रहे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ किया कि अगर व्यक्ति को एसिम्प्टोमेटिक है या फिर माइल्ड सिम्टम है, ऐसे में उसे होम क्वारंटीन में रखना चाहिए और उसको लेकर भी एहतियात रखने की जरूरत है। अगर आपके घर में होम क्वारंटीन की व्यवस्था है, अगर जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है उसके लिए अगर अलग से व्यवस्था है, तभी होम क्वारंटीन की इजाजत दी जाएगी। लगातार जो लोकल प्रशासन है उसके संपर्क में रहना पड़ेगा। तो ये तमाम गाइडलाइन जो है बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। 27 दिन में कोरोना के मामले 1 लाख से बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गए हैं। आपको बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ी, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स की बदौलत। आप देखिए कि ग्राफिक्स की मदद से कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार किस तरीके से है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं 15 तारीख, 22 तारीख, 1 मई और ये आज का आंकड़ा। लगातार यहां पर कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखने को मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम योगी जाएंगे डफरिन हॉस्पिटल। अब से थोड़ी देर बाद डफरिन हॉस्पिटल जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। 10 बज चुके हैं इस वक्त और अब से थोड़ी देर बाद, आज से 18+ का वैक्सीनेशन है और अब से थोड़ी देर बाद 10 बज चुके हैं इस वक्त। और अब यहां पर मुख्यमंत्री बस कुछ ही देर में जाएंगे। 10 बज चुके हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 10 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर वैक्सीनेशन के शुभारंभ के लिए जाएंगे। सीएम योगी डफरिन हॉस्पिटल जाएंगे, यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब से थोड़ी देर बाद डफरिन अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कुछ देर में वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होगा। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। यूपी में आज से सिर्फ 7 जिलों में ही 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीकाकरण की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में 9000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, सिर्फ उन जिलों में ही आज वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है
कि राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन 7 शहरों में आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, उनमें कानपुर भी शामिल है। कानपुर में तीसरे चरण के टीकाकरण के पहले 15 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जानी है। पहले दिन हर सेंटर पर 200 लोगों को और कुल मिलाकर 3000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। महामारी को हराने के लिए पूरे देश में तीसरे चरण के टीकाकरण का शुभारंभ हो रहा है। इस चरण में 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 15 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आज टीकाकरण होगा और हर सेंटर में 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कुल मिलाकर के 3000 लोगों को आज कानपुर में वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है, उनको सेंटर अलॉट किया गया है, तो बताए गए सेंटर पर जाकर के लोग अपना टीका लगवा सकेंगे। सुबह 11 बजे के बाद टीकाकरण की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि सुबह से ही सेंटरों पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रोसेस क्या था और उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि वो अपना आधार कार्ड लेकर के आएंगे, लाइन पर लगेंगे और उनको टीका लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों को स्लॉट उपलब्ध करा दिया गया है, जिनका समय फिक्स है, उनको ही टीका लगेगा। आपको बता दें कि कानपुर में फ़िलहाल आज 3000 लोगों का टीकाकरण होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टीका लग सकेगा। आपको बता दें कि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको जो प्रोसेस है उसके तहत टीका लगता रहेगा। और कई सेंटरों में आज कानपुर में जहाँ पर 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है, वहाँ पर जो 45 साल से ऊपर वाले हैं उनको आज टीका नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन आगे ये प्रक्रिया पहले की तरीके ही जारी रहेगी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के आज के प्रारंभ हुए कार्यक्रम को सभी सरकारें दलगत राजनीति और स्वार्थ साधी से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सफल बनाने के लिए आपसी सहयोग हेतु खुलकर सामने आए। ऐसा देश और आमजन की अपेक्षा। तो ये मायावती ने यहां पर ट्वीट किया है। वैक्सीनेशन की अपील उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने की है। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम, मुनाफा मोटा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। दरअसल कल वोटों की गिनती होनी है। इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला देकर मतगणना रोकने की मांग की गई है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब। सबसे पहले सुशील, आपके पास चलते हैं। 10:30 बजे सुनवाई होगी, क्या निकल कर आ सकता है? कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? क्या सरकार और कोर्ट के फैसले के बाद कुछ चीजें हो सकती हैं, क्या निकल सकता है? जी देखिए, साफ तौर से मतगणना चूंकि कल है और जब पंचायत हो चुका है, अनुपम, बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किसी प्रकार से कोई रोक लगाएगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुनाव आयोग के उस रिस्पांस को भी देखेगा कि चुनाव आयोग मतगणना को लेकर किस प्रकार की तैयारी की बात कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी कहा गया है याचिकाकर्ता के द्वारा कि चूंकि पंचायत चुनाव के दौरान कई जो अध्यापक हैं वो संक्रमित हो गए हैं और ऐसे में मतगणना है जो उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी इतना आवश्यक नहीं है कि मतगणना किया जाए पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि
पूरे देश भर में कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, लिहाजा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। और इससे पहले भी हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर कई बार टिप्पणियां भी की हैं, कई बातें भी कही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या मतगणना पर रोक लगाएगा यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से रिस्पांस फाइल किया गया है और यह बताया गया है कि इस पूरे मामले में मतगणना को लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए उनका पालन किया गया है। तमाम जो लोग मतगणना ड्यूटी में लगे हैं उनको यह बताया गया है कि किस तरह कोविड संक्रमण से निपटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुशील शबाब भी हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, आज सबकी निगाहें कोर्ट के मसले पर हैं कि आखिर कल सुनवाई होनी है कि आज सुनवाई होनी है कि कल जिस तरीके से मतगणना है अब उसको लेकर क्या होता है, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लिहाजा मामले की संजीदगी को भांपा जा सकता है। लेकिन आसार बहुत कम है अनुपम के मतगणना को टाला जाए, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ही मतगणना नहीं हो रही बल्कि दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों की भी मतगणना 2 मई को ही हो रही है। अगर प्रोटोकॉल के पालन की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस बात को कहता रहा है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, चाहे वो पोलिंग बूथ की बात हो, चाहे मतगणना स्थल की बात हो। तो जैसे कि कल काउंटिंग को लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पूरी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि काउंटिंग स्थल पर का जो कर्मचारी अधिकारी लगेंगे उनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, RT-PCR या एंटीजन का उनका निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी लोगों की 2 डोज लग चुकी हैं वो लोग उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी कि जो प्रोटोकॉल पालन कराने की बात कही जा रही है और राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस बात को लेकर के अपनी तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी कर चुका है, फिर चाहे वो पोलिंग की बात हो या फिर काउंटिंग की बात हो। तो आज जब इस पर सुनवाई शुरू होगी तो सबकी निगाहें लगी होंगी इस पर। हालांकि उम्मीद बहुत कम है काउंटिंग को पोस्टपोन करने की। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ ने भी बाइकआउट की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पोलिंग को जो है वो काउंटिंग को जो अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो फिर वो लोग जो है इस काउंटिंग का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि कई शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षकों की मौत के मामले में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि अखबारों में और टीवी पर जो खबरें चल रही हैं इनमें कितनी सत्यता है और क्या जानकारी है एग्जैक्टली उसको जो है बिल्कुल उपलब्ध कराया जाए। आपके पास सुशील, आप भी तमाम जानकारियां हमें देते रहिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बिना सुरक्षा पहुंच करके उन्होंने माथा वहां पर टेका है। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेका। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका है प्रधानमंत्री ने। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और बिना सुरक्षा पहुंच करके वहां पर माथा टेका है। उधर सीएम योगी ने श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर ट्वीट किया। महान संत, धर्म एवं मानवता के रक्षक, निर्भीक आचरण, धार्मिक अडिगता एवं नैतिक उदारता के उत्कृष्ट उदाहरण, हिंदी चादर के नाम से प्रख्यात सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के महाराज के 400वें प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यागमय जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। ये यहां पर प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट में भी स्वागत किया गया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब यह 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा,
जो पिछली साल इसी तिमाही से दोगुना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेटेड आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा है कि चौथी तिमाही में पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल टू केमिकल कारोबार की आय में तिमाही आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 10,108 करोड़ रुपए पर रही है। इसी तरह इस सेगमेंट पर EBITDA तिमाही आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा है, लेकिन इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और ये 11.3% पर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भी ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पिछले एक साल में इस शेयर में 39.4% की रैली देखने को मिली है। रिलायंस की डिजिटल सर्विस से आय 3,000 करोड़ से बढ़कर 22,628 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि रिटेल बिजनेस से आय 41,296 करोड़ रुपए की हुई है। इसके अलावा जियो का नेट मुनाफा 3,508 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 47% ज्यादा है। चौथी तिमाही में जियो की आय 18,278 करोड़ रुपए हुई है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो का हाई स्पीड इंटरनेट कोरोना काल में भारतीय लोगों के बहुत काम आया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो के हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा रिलायंस ने कोरोना काल में 75,000 नई नौकरियां भी दी हैं।